स्टूडेंट निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत शिक्षक प्रतिपुष्टि के प्रकार। देखिए, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको शिक्षक प्रतिपुष्टि के प्रकार की बेसिक नॉलेज दे दी थी, सामान्य जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी थी कि टीचर की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। एक टीचर एक बालक का निर्माण करता है, एक बालक के भविष्य का निर्माण कर एक ही बालक के नहीं, अनेक बालक, पूरे राष्ट्र का निर्माण करता है, एक टीचर ही होता है। तो वह तब माना जाता है जब टीचर अपना जो नज़रिया है, अपना जो दृष्टिकोण है वह निष्पक्ष रखे और छात्र को सुधारने के लिए उसे प्रेरित करे, उसमें व्यवहारगत परिवर्तन लाने का प्रयास करे। शिक्षक की भूमिका वैसे ही हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है और अध्यापक और शिक्षक प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। अब मैंने आपको बताई थी लिखित प्रतिपुष्टि। सबसे पहले हमने शिक्षक प्रतिपुष्टि के बारे में अध्ययन किया था कि लिखित प्रतिपुष्टि शिक्षक के द्वारा प्रदान की जाती है। लिखित प्रतिपुष्टि क्यों आवश्यक है? लिखित प्रतिपुष्टि क्या है? देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी के अधिगम स्तर, निष्पादन स्तर, उपलब्धि स्तर का अवगम कराने के लिए शिक्षक द्वारा बार बार उसके टेस्ट लिए जाते हैं। एक चैप्टर पढ़ाने के बाद उसका टेस्ट ले लिया जाता है वह, और उसमें जब उसका आकलन किया जाता है तो शिक्षक द्वारा अंक प्रदान किए जाते हैं। उसके साथ साथ छोटे छोटे कोटेशन के रूप में उसे फीडबैक भी दिया जाता है। जैसे कहीं हमारी राइटिंग खराब है तो शिक्षक द्वारा लिख दिया जाता है, लेख सुधारें, कार्य को समय पर पूरा करें, या दिए जाने वाले गृह कार्य के माध्यम से भी छोटे छोटे कोटेशन के रूप में फीडबैक हमको दिया जाता है। वह फीडबैक इसलिए दिए जाता है कि हम आगे इस प्रकार की कोई गलती ना करें। तो लिखित प्रतिपुष्टि अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ओरल जो मौखिक प्रतिपुष्टि है उसको विद्यार्थी उस समय सुनते हैं और निकाल देते हैं, लेकिन लिखित प्रतिपुष्टि हमारी नोटबुक पर उपलब्ध रहती है। इसको देखने में या बालकों में व्यवहार परिवर्तन करने में लिखित प्रतिपुष्टि में जब शिक्षक लिखित फीडबैक डालता है, रिटर्न फीडबैक देता है, तो इसको आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है बालक के पेरेंट्स की, कि वह उसकी नोटबुक को चेक करे और उसे डेली की डेली मोटिवेट करे कि वास्तव में आज तेरा जो कार्य है वह विद्यालय में कैसा रहा। लेकिन लिखित प्रतिपुष्टि की भी अपनी कमियां हैं। अब आती है बात लिखित प्रतिपुष्टि की। कमियां में देख लीजिए, लिखित प्रतिपुष्टि विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद दी जाती है। पहली कमी है लिखित प्रतिपुष्टि विद्यार्थी को अधिगम प्रक्रिया पूरी होने के बाद दी जाती है, जिससे इतनी प्रभावशील नहीं रहती। देखिए, जो रिटर्न फीडबैक है टीचर द्वारा काम, जैसे होमवर्क में दिया गया है तो होमवर्क करने के बाद उसको रिटर्न फीडबैक दिया जाता है, तो विद्यार्थी क्या करते हैं कि हाँ अभी हम कर लेंगे, और उसके बाद जब होमवर्क दिया गया तो वह भूल जाते हैं, उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो वह काम पूरा होने के बाद दी जाती है। तो उसका आप जैसे मार्क, आपने टेस्ट लिया, इस लेसन का टेस्ट लिया और टेस्ट में आपके मार्क कम आए, कि अगली बार से पढ़ाई करना, ये चीज़ अब कम आने पर आपने वहाँ किया कि लेखन में सुधार की आवश्यकता है, पढ़ाई याद करके आने, पाठ तैयार करके आने की आवश्यकता है, ये चीज़ आपने लिख दी तो उसका टेस्ट तो हो गया।
अब वह आगे के लिए उसको तैयार नहीं कर पाता है। लिखित प्रतिपुष्टि प्रक्रिया में शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षा से संबंधित वर्ग सक्रिय नहीं रहते हैं। लिखित प्रतिपुष्टि प्रक्रिया में विद्यार्थी, शिक्षार्थी, शिक्षक शिक्षक और शिक्षा से संबंधित वर्ग अधिक सक्रिय नहीं रहते हैं। वर्ग अधिक सक्रिय नहीं रहते हैं। लिखित प्रतिपुष्टि प्रक्रिया में शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षा से संबंधित वर्ग अधिक सक्रिय नहीं रह पाते हैं। वह डाल दिया और भूल गए, वह उसे किसी प्रकार का और ऑरल मोटिवेशन प्रदान नहीं करते हैं। ना तो शिक्षार्थी इसमें सक्रिय रह पाता है, ना ही शिक्षक और ना ही शिक्षा से जुड़े हुए अन्य व्यक्ति इसमें ध्यान दे पाते हैं। लिखित प्रतिपुष्टि के लिए अध्यापक को छात्रों की संपूर्ण जानकारी लिखित प्रतिपुष्टि के लिए अध्यापक को छात्रों की संपूर्ण जानकारी सही लेखा जोड़ अध्यापक को छात्रों की संपूर्ण जानकारी और सही लेखा जोखा अध्यापक की संपूर्ण जानकारी और सही लेखा जोखा रखना संभव नहीं हो पाता है। देखिए, रिटर्न फीडबैक के लिए अध्यापक को छात्रों की संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त नहीं होती है और ना ही उसका सही लेखा जोखा उनके पास रह पाता है, क्योंकि वह उसकी जो उसकी नोटबुक में ही उस प्रकार का फीडबैक उसे दे देते हैं। इसमें विद्यार्थी का संपूर्ण आकलन संभव नहीं है। इसमें विद्यार्थी का पूरा आकलन नहीं हो पाता है, किसी एक पक्ष का ही आकलन हो पाता है, जो भी उस पर बालक ध्यान नहीं दे पाते। अगला है इसमें लिखित प्रतिपुष्टि में विद्यार्थियों पर टिप्पणियां प्राय ऐसी भाषा में लिखी जाती हैं जो प्रवक्ताओं के लिए सार्थक होती हैं, विद्यार्थियों के लिए बोधगम्य नहीं होती। लिखित प्रतिपुष्टि में प्राय विद्यार्थियों पर टिप्पणियां
विद्यार्थियों पर टिप्पणियाँ प्राय ऐसी भाषा में लिखी होती हैं जो शिक्षक के लिए तो सार्थक होती हैं, परंतु छात्रों के लिए बोधगम्य नहीं होती हैं। देखिए, ये हमारी रिटर्न फीडबैक की कमियां थी कि लिखित प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया पूरी होने के बाद दी जाती है, जिससे कि उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। अधिगम प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है तो उसके बाद उसको फीडबैक दिया जाता है, उसमें तो उसका प्रभाव उस पर पड़ता नहीं है, भूल जाते हैं छात्र। लिखित प्रतिपुष्टि प्रक्रिया में शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षा से संबंधित समस्त वर्ग अधिक सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर पाता। अधिक वर्ग इसमें क्या होता है, निष्क्रिय बना रहता है। लिखित प्रतिपुष्टि के लिए अध्यापक को छात्रों की संपूर्ण जानकारी, सही दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो पाते हैं। यह विद्यार्थी के का संपूर्ण आकलन नहीं कर पाती है। कौन? रिटर्न फीडबैक के द्वारा किसी विद्यार्थी का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता है। लिखित प्रतिपुष्टि में छात्रों पर जो टिप्पणियां की जाती हैं टीचर्स के द्वारा, उनकी भाषा इतनी साहित्यिक होती है, इतनी ऐसी होती है कि वह प्रवक्ताओं के तो समझ में आती है, जैसे उनके समझ में तो आती है, लेकिन वह छात्रों के लिए बोधगम्य नहीं हो पाती। छात्र उसका अर्थ नहीं समझ पाते। ये फेस टू फेस जब होता है तो यह सार्थक रहती है। आपने अभी उसकी नोटबुक में उसको फीडबैक दे दिया है तो वह घर जाकर देखता है या बाद में उसे दिखाई देता है, देखता है, समझ पाता है, तो उस समय आप उसके सामने मौजूद नहीं होते हैं समझाने के लिए। तो हर चीज़ की अपनी एक खूबी होती है और कुछ कमियां विद्यमान उसके अंदर होती हैं। इसी प्रकार रिटर्न फीडबैक में, जहाँ रिटर्न फीडबैक बालक को मोटिवेट करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, उनका टेस्ट लिए जाना, उनका परीक्षण किया जाना शिक्षक के द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वहीं इसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं जिसके कारण ये इसका प्रभाव कम हो जाता है। अब दूसरी आती है हमारी मौखिक प्रतिपुष्टि। लिखित हो गई, अब आती है हमारी मौखिक प्रतिपुष्टि, ओरल फीडबैक जिसे हम बोलते हैं। ओरल फीडबैक, देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण पर महत्वपूर्ण चर विद्यार्थी होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो संपन्न होती है वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चर जो होता है, जो केंद्र बिंदु होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, वह कौन होता है? छात्र होता है। छात्र होता है क्योंकि सारी प्रक्रिया उसी के लिए की जा रही है, सारे उद्देश्य उसी के लिए निर्धारित किए गए हैं। विद्यार्थी होता है शिक्षार्थी के मध्य, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अधिगम प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। एक कक्षा में भी अध्यापक टीचर की डायरेक्ट संपर्क में रहता है,
यानी कि जब तक हम पढ़ाई करते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया चलती रहती है। जो अधिगम प्रक्रिया है वह निरंतर रूप से चलती रहती है। व्यवहारगत परिवर्तन के द्वारा विद्यार्थी की विभिन्न कुशलताओं में बदलाव लाया जाता है। इस शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक का जो लक्ष्य होता है वह ये होता है कि जो विद्यार्थी मेरे पास ज्ञान ग्रहण करने के लिए आया है, जिस उद्देश्य से वह मेरे पास आया है, मैं उसे उस उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंचाऊं। अगर आप एक प्रभावी शिक्षक हैं तो आपका उद्देश्य इस प्रकार का होगा और आप उस बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। जहां तक संभव हो सके आप उस बालक के भविष्य को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करेंगे। अब आकलन में विद्यार्थी के उपलब्धि स्तर को भी ध्यान में रखा जाता है। विद्यार्थी ने क्या प्राप्त कर लिया है, देखिए व्यवहारगत परिवर्तन अलग चीज़ है और एक उपलब्धि स्तर अलग चीज़ है कि आप अच्छे व्यवहार सीख गए, आप अच्छे संस्कार सीख गए, आपने समाज में अपने आप को समायोजित करना सीख लिया, लेकिन आपने उपलब्धि क्या प्राप्त की, वो चीज़ है कि उपलब्धि स्तर एक अलग का आकलन अलग ढंग से किया जाता है। उपलब्धि स्तर को भी आकलन में इसमें ध्यान में रखा जाता है। विद्यार्थी को अधिगम को अधिक तीव्र करने के लिए तत्काल प्रतिपुष्टि दी जानी चाहिए। देखिए कोई कार्य हम करते हैं, जैसे बच्चा कोई कार्य करता है और वह गलती कर देता है, अगर उसे उस समय टोका नहीं जाता है, यदि उसे उस समय फीडबैक नहीं दिया जाता है तो आगे भी 100% वह वैसे ही गलती करेगा और उससे ज़्यादा ही करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसने गलती की है। उसका दोष नहीं है, दोष है फीडबैक देने वाले का कि आपने उसे उसी समय क्यों नहीं टोका। टोकना या उसे गाइड करना या हम कहें उस समय ही करंट फीडबैक देना विद्यार्थी को उस अलग दिशा की ओर मोड़ देता है। वह काम, वह गलती वहीं की वहीं स्टॉप हो जाती है। तो हर व्यक्ति को उसके कार्य में सुधार के लिए, उसके व्यवहार में सुधार के लिए उचित और करंट तुरंत ही उस समय जो फीडबैक दिया जाता है उसकी आवश्यकता होती है। अगर वह फीडबैक उस समय उसे नहीं मिलता है तो वह उस व्यवहार में परिवर्तन की हम उस व्यक्ति से आशा नहीं कर सकते। कक्षा में बालक जब अधिगम सुधार लाए तभी शिक्षक को अपनी, जैसे कक्षा में भी एक प्रभावशाली शिक्षक वही है जो कि तुरंत ही बालक के व्यवहार को, बालक को उचित हमने आपको लेसन प्लानिंग जब बताई थी, माइक्रो टीचिंग जब बताई थी तो एक बताया था हमने पुनर्वलन देना। वो पुनर्वलन ही अगर वह कार्य करता है, अच्छा उसने प्रश्न का आंसर दिया है सही कि वास्तव में वह पढ़ के आया है और उसने आपके प्रश्नों का आंसर दे दिया है, तो टीचर का दायित्व बनता है कि वह उसी समय उसकी प्रशंसा करे। यदि उसने आंसर नहीं दिया है या बालक ने आंसर गलत दिया है तो शिक्षक का दायित्व बनता है कि उसमें उसे इंडिकेट करे कि आपने पढ़ाई क्यों नहीं की या आपने जो पढ़ाई की है उसमें सुधार की आवश्यकता है। मौखिक रूप से यदि परीक्षण किया जा रहा है तो सही आंसर देने पर या टेस्ट लिए गए टेस्ट में ज़्यादा अंक लाने पर उन्हें छोटे मोटे रूप में पुरस्कृत भी किया जा सकता है। शिक्षक लेवल पर ही वह पुरस्कार उसके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन का कार्य करेगा। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक तरह तरह के वाक्यों को उपयोग में लाकर प्रतिपुष्टि प्रदान कर सकता है, जैसे बहुत अच्छा, हाँ कोशिश की आपने, ठीक है और अच्छा करो। अगर वो कम बोल पाता है, हाँ बोलो, आप बोल सकते हो, आप ये कर सकते हो, आपने ऐसा प्रयास तो किया। इस प्रकार के सेंटेंस जब आपके द्वारा बोले जाते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस जब आपके द्वारा बोले जाते हैं, टीचर के द्वारा बोले जाते हैं, तो वह बालक को उचित दिशा प्रदान करते हैं। इस प्रकार की मौखिक प्रतिपुष्टि के द्वारा विद्यार्थी को सीखने की प्रक्रिया में वह, देखिए दिए गए मोटिवेशन से, दिए गए फीडबैक से बालक सीखने की प्रक्रिया में एक बालक में रुचि उत्पन्न होती है कि वास्तव में, जैसे मैंने कहा कि मैं ये चैप्टर पूछूंगी, कल सबको याद करके आना है। आप में से 10 बच्चे याद करके आए हैं और 10-15 बच्चे याद करके नहीं आए, तो मेरे द्वारा ये कहा जाएगा कि हाँ आप याद करके आए हो, बहुत अच्छा। ये जब मैं उन्हें मोटिवेट करूंगी, जब उनकी मैं सबके सामने प्रशंसा करूंगी, जब उन्हें
पुरस्कार के रूप स्वरूप कुछ दूंगी तो वह बालक पढ़ने में रुचि लेगा, वह कल बिना कहे ही आपके द्वारा पढ़ाए गए चैप्टर को याद करके आ सकता है। और जो याद करने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं उनको भी हमें बिल्कुल नकारात्मक मोटिवेशन नहीं देना है, नकारात्मक फीडबैक नहीं देना है। हमें उन्हें सकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित करने के लिए ये कहना है कि आप भी याद कर सकते हो, आप भी इस प्रकार का कार्य कर सकते हो, बस थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है। उसे ये नहीं कहना है कि आप नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार एक शिक्षक द्वारा बालक में प्रभावी व्यवहारगत परिवर्तन दर्शाया जा सकता है। मौखिक प्रतिपुष्टि वह प्रतिपुष्टि है जो तुरंत ही बालक को प्रदान कर दी जाती है। मौखिक प्रतिपुष्टि लिखित प्रतिपुष्टि से ज़्यादा प्रभावशाली होती है क्योंकि वह उसी समय बालक को दे दी जाती है जिस समय उसने वह कार्य किया हो। मौखिक प्रतिपुष्टि का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में वर्तमान समझ, निष्पादन, लक्ष्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, रुचि डेवलप करना है। जो ऑरल फीडबैक है उसके द्वारा बालक को मोटिवेट किया जा सकता है, जोशीला बनाया जा सकता है, पढ़ने में रुचि उत्पन्न की जा सकती है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में उत्सुकता जागृत की जा सकती है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि ये जो कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं बच्चे, कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग क्यों जा रहे हैं, कोचिंग में भी वही ज्ञान है जो आपके पास है, जो आपके पास रिटर्न में है, बुक्स में रखा हुआ है, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ उन्हें मोटिवेशन मिलता रहता है कि वहाँ उन्हें फीडबैक मिलता रहता है कि मैं कहाँ हूँ, दुनिया कहाँ है, इन्होंने भी फॉर्म भरा है। जबकि घर में हम क्या होते हैं, खूब मडुक से हो जाते हैं, मैं ही हूँ, मैं ही पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने 2 घंटे पढ़ाई कर ली, अरे वाह मैंने 2 घंटे पढ़ाई कर ली। जबकि हम कोचिंग में जाएंगे, वहाँ मैंने तो सोचा 2 घंटे पढ़ाई मैंने बहुत कर ली, लेकिन मेरे जो साथ वाला बच्चा है, जो इस कंपटीशन में मेरे साथ है, मेरा कंपटीटर है, उसने 6 घंटे पढ़ाई की है, अरे बाप रे, तो मैं कल क्या करूँगा, 6 घंटे पढ़ाई करूँगा, कल मैं 7 घंटे पढ़ाई करूँगा। तो इस तरह से ये मौखिक उद्देश्य वहाँ टीचर्स के द्वारा भी बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि आप इस प्रकार स्टडी कीजिए, नहीं आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। इससे क्या होता है, बालक को उसके लक्ष्य की ओर मोड़ा जा सकता है, उसे शिक्षण में, उसके अधिगम में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ये हो गए मौखिक प्रतिपुष्टि क्या है। अब है मौखिक प्रतिपुष्टि के लाभ। मौखिक प्रतिपुष्टि के लाभ जिसमें है पहला, मौखिक प्रतिपुष्टि तभी लाभकारी हो सकती है, देखिए प्रतिपुष्टि तभी लाभकारी हो सकती है जब वह तुरंत प्रदान की जाए, तुरंत देनी चाहिए। प्रतिपुष्टि तभी प्रभावकारी हो सकती है। अधिगमकर्ता के आत्ममूल्यांकन हेतु यह प्रभावी है। अधिगमकर्ता के आत्ममूल्यांकन हेतु यह प्रभावी है। अपने मूल्यांकन के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि व्यक्ति जब तक खुद का मूल्यांकन नहीं करता है तब तक वह सफल नहीं हो सकता है। तो मौखिक प्रतिपुष्टि आत्ममूल्यांकन के लिए भी प्रभावकारी है कि बालक को अपने लिए सोचने पर वह मजबूर कर देती है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को लक्ष्य हेतु प्रेरित किया जा सकता है।
लक्ष्य हेतु प्रेरित किया जा सकता है, लक्ष्य प्राप्ति की ओर मोड़ा जा सकता है ऑरल फीडबैक के द्वारा। यह विद्यार्थियों को प्रभावी अधिगम हेतु प्रेरित करने में मदद करती है। यह विद्यार्थियों को प्रभावी अधिगम हेतु प्रेरित करने में मदद करती है। इफेक्टिव लर्निंग के में ऑरल जो फीडबैक है बहुत आवश्यक है। जैसे हम किसी की इंसल्ट कर देते हैं, बालक ने छात्र ने कक्षा में कुछ बताया नहीं, प्रश्न का आंसर हमने ये ऐसे काम थोड़ी चलता है, आप बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हो। अब वह एक जो सेंटेंस है हमारा कि आप बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हो, वह छात्रों के माइंड को खोलेगा, यानी कि वह अपना मूल्यांकन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। मौखिक प्रतिपुष्टि से अधिगमकर्ता और विद्यार्थियों के मध्य समझ बढ़ेगी। मौखिक प्रतिपुष्टि से अधिगमकर्ता मौखिक प्रतिपुष्टि से अधिगमकर्ता के बीच समझ बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इस प्रतिपुष्टि से दूसरे विद्यार्थी भी प्रभावित हो सकते हैं। देखिए, ऑरल जो फीडबैक है उसके लाभ हैं कि प्रतिपुष्टि तभी प्रभावकारी हो सकती है जब वह तुरंत प्रदान की जाए। रिटर्न प्रतिपुष्टि का हमने देखा था, लिखित प्रतिपुष्टि का एक कमी थी कि वह तुरंत प्रदान नहीं की जाती, वह अधिगम की प्रोसेस होने के बाद प्रदान की जाती है, इसलिए उसका प्रभाव कम हो जाता है। जबकि ऑरल प्रतिपुष्टि जो होती है, जो मौखिक प्रतिपुष्टि होती है, वह छात्र को तुरंत दे दी जाती है, उसी समय जिस समय उसने कमी की है, जिस समय उसने कार्य किया है। अधिगमकर्ता के आत्ममूल्यांकन हेतु यह जो फीडबैक है वह बहुत प्रभावकारी होता है। इसके द्वारा बालक अपना मूल्यांकन आसानी से कर सकता है, वह बहुत प्रभावकारी होता है। जो ऑरल फीडबैक है, जब हम कहते हैं कि हमारी प्रशंसा हमें याद नहीं रहती, लेकिन जब हमारी सबके सामने, जब टीचर के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा जब हमारी इंसल्ट की जाती है या हमें नकारात्मक दो शब्द बोले जाते हैं, तो वह हमें ज़्यादा समय तक याद रहते हैं, या हम कहें ज़िंदगी भर तक हम उन्हें भूल नहीं पाते हैं, और उसमें हम अपने आप में सुधार करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसके द्वारा छात्रों को लक्ष्य हेतु प्रेरित किया जा सकता है। जो मौखिक प्रतिपुष्टि है उसके द्वारा छात्रों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित किया जा सकता है, लक्ष्य की ओर उन्मुख किया जा सकता है कि आप ऐसा नहीं करोगे। आप कई बार बच्चे से कहते हैं आप बहुत ज्ञान बांटते रहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, इसका मतलब यही है कि जहाँ हमने गलती करी है वहाँ आप गलती ना करें। आप जिस उद्देश्य से यहाँ पढ़ने आए हैं आप उसकी प्राप्ति अवश्य कर पाएं। जो हम टीचर क्या होता है, अपने अनुभव शेयर करता है, क्योंकि वह आपसे ज़्यादा अनुभवी होता है, उसे ये पता होता है कि कहाँ गलती कर चुका है और छात्र उस गलती को दोहरा रहे हैं, तो उसे बचाना
टीचर का कर्तव्य होता है। तो इसके द्वारा छात्रों को लक्ष्य की ओर मोटिवेट किया जा सकता है। यह विद्यार्थियों को प्रभावी अधिगम हेतु प्रेरित करने में भी मदद करता है। प्रभावी अधिगम हेतु प्रेरित भी करता है कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करते हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उसे ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। मौखिक प्रतिपुष्टि से अधिगमकर्ता और शिक्षक के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, दोनों के बीच कम्युनिकेशन होता है और जो शिक्षण प्रक्रिया है उन दोनों में उसमें इन दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, शिक्षक की और अधिगमकर्ता की, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के विचारों से सहमत होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि नहीं ये टीचर तो मेरे से चिढ़ते हैं इसलिए मेरी कमी निकालते रहते हैं, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए और ना ही शिक्षक की ऐसी सोच होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं और उसे निष्पक्ष रहना चाहिए। इसलिए उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं यह बालक प्रोग्रेस नहीं करना चाहिए, ऐसा तो कभी कोई शिक्षक सोच ही नहीं सकता है। वैसे तो मौखिक प्रतिपुष्टि में दोनों के बीच आपसी समझ भी बढ़ती है। और अगला है, इस प्रतिपुष्टि से दूसरे छात्र भी पूरी तरह से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। एक को हमने कहा कि भाई मम्मी अगर घर में एक को डांट लगा देती है तो सारे बच्चे लाइन से चलने लग जाते हैं, यानी जितने भी 2 या 3 जितने भी बच्चे होते हैं वे अपने आप सरेंडर हो जाते हैं कि हमें कोई गलती करनी ही नहीं है जिससे डांट पड़े, हमें ऐसा काम नहीं करना है। वही काम शिक्षण प्रक्रिया में होता है कि शिक्षक द्वारा जब एक बालक को पनिशमेंट दिया जाता है तो सारी क्लास चुपचाप बैठ जाती है और उस कार्य को लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाती है, उस कार्य जो दिया गया कार्य है उसे पूरा करने में लग जाती है। तो एक बालक को देखकर दूसरे बालक भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, उनका अधिगम भी प्रभावित होता है। वह अगर गलती कर रहे होते हैं तो उसमें भी आसानी से वह सुधार कर लेते हैं बिना कुछ कहे, यानी साइलेंट मोटिवेशन। यहाँ पर एक छात्र को समझाया था, दूसरा छात्र अपने आप ही समझ गया। तो इस प्रकार कहा गया है कि प्रतिपुष्टि तभी प्रभावशाली हो सकती है जब वह तुरंत प्रदान की जाए। लिखित प्रतिपुष्टि से ज़्यादा बेटर है हमारी मौखिक प्रतिपुष्टि, क्योंकि वह तुरंत दी जाती है। लिखित प्रतिपुष्टि में बच्चा डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहता है, वह अधिगम प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद दी जाती है, तो उसे अवसर नहीं मिल पाता अपने व्यवहार में सुधार करने का। जबकि मौखिक प्रतिपुष्टि तुरंत दे दी जाती है तो बालक को अपने व्यवहार में परिवर्तन करने का पूरा अवसर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए, बालक को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उचित शिक्षक द्वारा उचित फीडबैक की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।